हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर द फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो चलो डिस्कस करते हैं। हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो वन ऑफ द लॉन्गेस्ट और मोस्ट डिटेल रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है इन द वर्ल्ड। यानी कि पूरी दुनिया में सिर्फ हमारा ही कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा है जो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है और काफ़ी ज़्यादा डिटेल के अंदर जिसके अंदर लिखा गया है। ओरिजिनली देयर वर 22 पार्ट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड एज ऑफ नाउ यानी कि अब आज के टाइम पे टोटल देयर आर 25 पार्ट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। And originally there were 8 schedules in the constitution of India and now there are 12 schedules in the Indian constitution। यानी कि जब स्टार्टिंग में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब 22 पार्ट्स थे और अब धीरे धीरे अमेंडमेंट्स होने के बाद में 25 पार्ट्स हो गए हैं। वैसे स्टार्टिंग में इसके 8 शेड्यूल्स थे और अब जाके धीरे धीरे 12 शेड्यूल्स हो चुके हैं। इसी तरह सिमिलर वे में स्टार्टिंग में हमारे पास में 395 आर्टिकल्स थे। अब ये एज अमेंड होते होते धीरे धीरे ये आर्टिकल्स बढ़ के हमारे 448 हो गए हैं, क्योंकि जैसे जैसे नीड्स आ रही है, सोसाइटी की जो नीड्स है उनको देख के हमें कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट करने पड़ रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे यहाँ नंबर ऑफ आर्टिकल्स भी इंक्रीज हो रहे हैं। अब इसके इनेक्टमेंट और अडॉप्शन की बात करें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, तो जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था इंडिया का वो फ्रेम किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के थ्रू, जिसको इस्टेब्लिश किया गया था 1946 के अंदर और उसके प्रेसिडेंट थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 29 अगस्त 1947 को एक रिजोल्यूशन मूव किया गया इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ अ ड्राफ्टिंग कमिटी टू ड्राफ्ट अ परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। यानी कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को परमानेंटली ड्राफ्ट करने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी की अपॉइंटमेंट की क्या करी गई, रिजोल्यूशन लगाया गया कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के अंदर। अकॉर्डिंगली ये जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी वो अपॉइंट करी गई थी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। यानी कि ये कमेटी जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी वो किसके अंडर में अपॉइंट की गई थी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अंडर में अपॉइंट करी गई थी। जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उन्होंने टोटल 166 डेज लिए, जिसको अगर हम स्प्रेड ओवर करें तो वो होगा 2 years 11 month एंड 18 days। टोटल उनको इतना टाइम लगा था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने में। जो फाइनल ड्राफ्ट था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का उसको इंट्रोड्यूस करा गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ऑन 4 नवंबर 1948 को। और काफ़ी सारे मॉडिफिकेशंस के बाद में जो ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन था उसे डिक्लेयर्ड करा गया एज द पास्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन 26 नवंबर 1949। और इसे हम कहते हैं डेट ऑफ अडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। यानी कि इस डेट को हमने हमारे अपने आप को हमें अपना कॉन्स्टिट्यूशन क्या किया था, दिया था। यानी कि इस डेट को हमने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया था। अब हम जो डिस्कस करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे जो सेलिएंट फीचर्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, वो कौन कौन से फीचर हैं। तो वैसे अगर मैं शॉर्ट के अंदर बताऊं तो इसका फीचर्स हो गए जैसे लेंदी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, वेरियस सोर्सेज से ड्रॉन किया गया है, ब्लेंड है ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी का, फेडरल सिस्टम है विथ यूनिटरी बेसिस, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है और इसके अंदर इंटीग्रेटेड और इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, फंडामेंटल राइट्स हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, सेक्युलर स्टेट, अडल्ट फ्रेंचाइज है, सिंगल सिटीजनशिप का प्रोविजन है, इंडिपेंडेंट बॉडीज, इमरजेंसी प्रोविजंस, 3 टायर गवर्नमेंट और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है। तो ये सारे के सारे ही इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स में आते हैं। अब इनको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहला आता है हमारा लेंदीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा इंडिया का वो काफ़ी ज़्यादा लेंदीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है अमंग ऑल द वर्ल्ड। यानी कि पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे ज़्यादा लेंदीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ का है, हमारे इंडिया का। ये काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव, इलेबोरेट और काफ़ी ज़्यादा डिटेल्ड डॉक्यूमेंट है। ये ब्लेंड है ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी का। वो कैसे? रिजिड तो इसीलिए है क्योंकि इसके अंदर कुछ अमेंडमेंट्स, कुछ सेक्शंस, कुछ आर्टिकल्स ऐसे हैं जिनके अंदर एक स्पेशल प्रोसीजर फॉलो किया जाता है फॉर इट्स अमेंडमेंट। और कुछ लॉज कुछ ऐसे हैं
जो काफ़ी ज़्यादा फ्लैक्सिबल हैं, जिनका अमेंडमेंट जो है वो ऑर्डिनरी लॉज जैसे बनते हैं, सेम उसी तरीके से हम उन आर्टिकल्स को क्या कर सकते हैं, अमेंड कर सकते हैं, यानी कि सिंपल मेजॉरिटी के थ्रू। और जो रिजिड वन होते हैं उनके अंदर स्पेशल मेजॉरिटी की रिक्वायरमेंट होती है। तो इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है ना ही रिजिड है ना ही फ्लेक्सिबल है, बट सिंथेसिस है दोनों का, यानी कि ये रिजिड के साथ साथ में फ्लेक्सिबल भी है। अब ये फेडरल सिस्टम है विद द यूनिटरी बेसिस। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है वो स्टैब्लिश करता है फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को। ये कंटेन करता है यूजुअल फीचर्स ऑफ फेडरेशन, जैसे कि टू गवर्नमेंट, डिवीजन ऑफ पावर, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, rigidity of constitution, independent judiciary, bicameralism. हाउएवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कंटेन करता है लार्ज नंबर में यूनिटरी और नॉन फेडरल फीचर्स को भी, विच इज़ जैसे कि स्ट्रॉन्ग सेंटर हो गया, सिंगल सिटीजनशिप, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेटेड जुडिशरी, अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर बाय द सेंटर, ऑल इंडिया सर्विसेज, इमरजेंसी प्रोविजंस एंड सो ऑन। तो इसी वजह से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अलग अलग लोगों ने डिस्क्राइब किया है, जैसे एज फेडरल इन फॉर्म बट यूनिटरी इन स्पिरिट, यानी कि क्वासी फेडरल किन्होंने डिस्क्राइब किया है, केसी वेयर ने। बारगेनिंग फेडरलिज्म बाय मॉरिस जोनस, cooperative federalism by Garville and Austin, federation with centralizing tendency by Ivor Jennings। नेक्स्ट जो फीचर आता है वो आता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कैसे, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने ऑप्ट किया है ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम को, रेदर देन अडॉप्टिंग द अमेरिकन प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। तो कॉन्स्टिट्यूशन स्टैब्लिश करता है पार्लियामेंट्री सिस्टम नॉट ओनली एट द सेंटर बट ऑल्सो इन द स्टेट, यानी कि सेंटर के साथ साथ में हमारे स्टेट के अंदर भी हम क्या फॉर्म करते हैं, पार्लियामेंट्री सिस्टम को फॉर्म करते हैं। अब क्या क्या फीचर्स होते हैं पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट के इंडिया के अंदर, जैसे प्रेजेंस ऑफ नॉमिनल एंड रियल एग्जीक्यूटिव्स, मेजर पार्टी जो है वो रूल करेगी, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एग्जीक्यूटिव की टूवर्ड्स द लेजिस्लेचर, मेंबरशिप ऑफ द मिनिस्टर्स ऑफ द लेजिस्लेचर, लीडरशिप क्या होगी प्राइम मिनिस्टर ऑफ द चीफ मिनिस्टर, डिसोल्यूशन ऑफ लोअर हाउस, जो लोकसभा है जो असेंबली है उसका डिसोल्यूशन किस तरीके से किया जाएगा। इवन दो इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है वो लार्जली बेस्ड है ब्रिटिश पैटर्न के ऊपर, लेकिन फिर भी उसमें कुछ फंडामेंटल डिफरेंसेस हैं, जैसे इंडियन पार्लियामेंट जो है वो एक सोवरेन बॉडी नहीं है लाइक द ब्रिटिश पार्लियामेंट। ब्रिटिश पार्लियामेंट की तरह वो एक सोवरेन बॉडी नहीं है। नेक्स्ट फीचर आता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज। तो अकॉर्डिंग टू डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एक नॉवल फीचर है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। नेक्स्ट आता है हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज़। तो जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था वो प्रोवाइड नहीं करता था अबाउट द फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऑफ द सिटीजन, कि जो सिटीजन्स हैं उनकी स्टेट के टूवर्ड्स क्या ड्यूटीज़ हैं, ये पहले हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नहीं लिखी गई थी। ये जो ड्यूटीज़ है इन्हें ऐड किया गया था ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ इंटरनल इमरजेंसी बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। और ये किसके रिकमेंडेशन पे करी गई थी, सरवन सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन के ऊपर इसे क्या करा गया था, ऐड करा गया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। और 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू एक फंडामेंटल ड्यूटी को और ऐड किया गया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। तो टोटल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ दी गई हैं। ये जितनी भी फंडामेंटल ड्यूटीज़ है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4A के अंदर दी गई है, जो कि सिर्फ सिंगल आर्टिकल 51A के अंदर सारी की सारी 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ दी हुई हैं। ये फंडामेंटल ड्यूटी सर्व करती है एक रिमाइंडर की तरह कि जो सिटीजन्स हैं वो जिस तरीके से अपने राइट्स को एंजॉय कर रहे हैं उसी के साथ साथ वो अपनी ड्यूटीज़ को भी क्या करके रखें, रिमेंबर करके रखें। वो भी अपनी कंट्री के टूवर्ड्स कुछ ओ करते हैं, अपनी सोसाइटी के टूवर्ड्स, अपने फेलो सिटीजन्स के टूवर्ड्स कुछ ड्यूटीज़ उनकी भी है। इसीलिए कहा जाता है कि राइट्स और ड्यूटीज़ जो हैं वो साइड बाय साइड चलते हैं। अगर आपका कोई राइट है तो दूसरे की उसके टूवर्ड्स क्या होगी, ड्यूटी भी होगी।
नेक्स्ट फीचर आता है हमारा फंडामेंटल राइट्स का। जिस तरीके से फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं उसी तरीके से फंडामेंटल राइट्स होते हैं जो हर सिटीजन को मिलते हैं, जो वो फॉलो कर सकते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी करता है 6 फंडामेंटल राइट्स टू ऑल द सिटीजन विच प्रमोट द आइडिया ऑफ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी इन द कंट्री। ये ऑपरेट होते हैं एज लिमिटेशन ऑन द टायरनी ऑफ द एग्जीक्यूटिव एंड आर्बिट्रेटरी लॉज ऑफ द लेजिस्लेचर, यानी कि कोई भी लेजिस्लेचर, कोई भी एग्जीक्यूटिव अपनी मनमर्जी से कुछ भी नहीं कर सकता है। उनके ऊपर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, यानी कि वो किसी भी पर्सन के जो भी फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं उन फंडामेंटल राइट्स को क्या नहीं कर सकता है, वॉयलेट नहीं कर सकता है। अगर कोई भी उनके फंडामेंटल राइट्स को क्या करता है, वॉयलेट करता है, तो पर्सन के पास में राइट होता है कि वो कोर्ट के पास जा सकते हैं अंडर आर्टिकल 32, जिसमें आप कोर्ट रिट पास करती है रिगार्डिंग द फंडामेंटल राइट्स। आप सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्टली जा सकते हो या फिर आप कहाँ जा सकते हो, हाई कोर्ट में जा सकते हो अंडर आर्टिकल 226। नेक्स्ट फीचर आता है हमारा इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी। तो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टैब्लिश करता है इंटीग्रेटेड और इंडिपेंडेंट जुडिशियल सिस्टम को। इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम का मतलब होता है सिंगल सिस्टम ऑफ कोर्ट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट, जो कि एनफोर्स करते हैं दोनों लॉज को, सेंट्रल लॉज को भी एज वेल एज स्टेट लॉज को भी। नेक्स्ट फीचर आता है हमारा सेक्युलर स्टेट। सेक्युलर स्टेट मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है वो किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट नहीं करता है, इसका कोई एक ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। इंस्टेड ये मैंडेट करता है कि स्टेट जो है वो ट्रीट करेगी ऑल रिलीजन्स, जितने भी रिलीजन्स हैं सबको इक्वली, और रिफ्रेन करेगी फ्रॉम फेवरिंग और डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी पर्टिकुलर, यानी कि ये रिस्ट्रेन करती है स्टेट को कि स्टेट जो है वो किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट ना करे और ना ही डिस्क्रिमिनेट करे ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। नेक्स्ट जो हमारा फीचर आता है वो आता है यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। इसका मतलब होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट करता है यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज को एंड ऑन एज अ बेसिस ऑफ द इलेक्शंस टू द लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली। हर जो सिटीजन है जो कि 18 ईयर्स की एज का है, यानी कि जो 18 साल का है, उसके पास में राइट है कि वो वोट कर सकता है बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के, यानी कि रेस, कास्ट, रिलीजन, सेक्स, लिटरेसी, वेल्थ एंड सो ऑन, इनके बेसिस के बिना भी हर पर्सन के पास में राइट है कि वो 18 साल का है तो वो वोट कर सकता है। नेक्स्ट फीचर आता है सिंगल सिटीजनशिप। जैसे कुछ स्टेट्स ऐसी हैं, कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं जहाँ पे डुअल सिटीजनशिप चलती है कि स्टेट की सिटीजनशिप अलग होगी और कंट्री सिटीजनशिप अलग होगी, लेकिन हमारे इंडिया के अंदर सिंगल सिटीजनशिप का ही प्रिंसिपल है। यानी कि अगर आपके पास में इंडियन सिटीजनशिप है तो आप ओवरऑल किसी भी, कहीं पे भी आप बॉर्न हुए हो, आप कहीं पे भी पैदा हुए हो या आप कहीं पे भी रहते हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यू ऑल आर इक्वल, आप सभी की सिटीजनशिप एक ही है। हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं है कि महाराष्ट्र की अलग सिटीजनशिप होगी, राजस्थान की अलग, नहीं, सभी की एक ही सिटीजनशिप होती है, दैट इज़ द इंडियन सिटीजनशिप। इसमें हमारा नेक्स्ट फीचर आता है इंडिपेंडेंट बॉडीज़ का। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टैब्लिश करता है कुछ सर्टेन इंडिपेंडेंट बॉडीज़ जो कि envisaged as the bulwarks of the democratic system ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया, यानी कि ये क्या करती है, एंटिसिपेट करती हैं, ध्यान रखती हैं कि जो भी हमारी गवर्नमेंट है इंडिया के अंदर, जो भी काम कर रही है हमारी गवर्नमेंट, वो सही तरीके से काम कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं। नेक्स्ट आते हैं इमरजेंसी प्रोविज़न। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन करता है इमरजेंसी प्रोविज़न जो अनेबल करता है प्रेसिडेंट को टू मीट एन एक्स्ट्रा ऑर्डनरी सिचुएशंस इफेक्टिवली। अगर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डनरी सिचुएशन आ जाती है तो उस सिचुएशन में हम किस तरीके से काम करेंगे, तो उस समय पे क्या होगा, तो ये सारे प्रोविज़न भी हमारे इंक्लूडेड हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। इसके पीछे जो आइडिया है, इसके पीछे जो रैशनल है वो ये है कि सेफ गार्ड करना है हमें सोवरेनिटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी एंड सिक्योरिटी द डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम एंड द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि जो टोटल आइडिया है इमरजेंसी प्रोविजंस के पीछे वो यही है कि सपोज करो नेशनल इमरजेंसी हो जाती है तो उस टाइम पे कैसे एक्ट करना है, कैसे काम करना है, कैसे आपको अपनी कंट्री को सिक्योर करके रखना है, कैसे यूनिटी को मेंटेन करके रखना है। तो ये सारे के सारे प्रोविजन जो इमरजेंसी प्रोविजंस है वो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दिए गए हैं। लास्ट जो फीचर आता है वो आता है 3 टायर गवर्नमेंट।
थ्री टायर गवर्नमेंट रिफर करता है टू द डिवीजन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटीज अमंग थ्री लेवल्स, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट लेवल, जैसे पंचायत एंड म्यूनसिपैलिटीज। इसके पीछे आइडिया ये है कि अब सेंट्रल गवर्नमेंट है तो अब वो सेंटर में रह के जो रूरल एरियाज़ हैं, जो रिमोट एरियाज़ हैं या जो अर्बन एरियाज़ है, जो ऐसे एरियाज़ है जहाँ पे वो नहीं पहुँच सकते, तो उनके बारे में उन्हें कैसे पता चलेगा। तो इसीलिए थ्री लेवल गवर्नमेंट बनाया गया, थ्री टायर लेवल गवर्नमेंट बनाया गया, ताकि जो नीचे लेवल की गवर्नमेंट है वो क्या कर सके, जो अपने आसपास के जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको क्या कर सके, सेंटर तक, स्टेट तक पहुंचा सके, स्टेट जो है फिर आगे सेंटर तक पहुंचा सके। तो एक के ऊपर पूरा बर्डन ना होके उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। तो ये भी जो चीज़ें हमने पढ़ी, ये सारी की सारी क्या हैं, ये फीचर्स हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके अंदर सेक्युलर स्टेट का प्रोविज़न दे रखा है, उसमें इमरजेंसी प्रोविजंस दे रखे हैं, उसमें यूनिटरी प्रोविजंस है, उसमें अडल्ट फ्रेंचाइज प्रोविजंस दे रखे हैं, थ्री टायर गवर्नमेंट है, इंडिपेंडेंट बॉडीज़ हो गया, सिंगल सिटीजनशिप हो गया, फंडामेंटल ड्यूटीज़, फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, ये सारे के सारे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स हैं। इसके साथ साथ में जो एक चीज़ और जानने की है वो ये है कि मैंने आपको कहा था कि एक फ़ीचर और है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हमने अलग अलग कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया है। जैसे ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने कुछ लिया है, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से, कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से, ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से, फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से, जापानीज़ कॉन्स्टिट्यूशन से, बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन से हमने अलग अलग चीज़ें ली हैं। फॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो था 1935, जो लास्ट एक्ट था हमारा बिफोर मेकिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें से भी हमने क्या करा है, कुछ प्रोविजंस लिए हैं और उसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डाले हैं। आई होप आपको सारे प्रोविजंस जो हैं वो सब समझ में आ गए होंगे। कैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम हुआ, इनिशियली कितने पार्ट्स थे, बाद में कितने पार्ट्स हुए, स्टार्टिंग में कितने स्केड्यूल्स थे, कितने आर्टिकल्स थे, और फिर अमेंडमेंट होके कितने हो चुके हैं, और क्या क्या फीचर्स हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड फॉलो फॉर मोर। बाय।